पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में और मत कोर्ट के केस को बदलना पार्लियामेंट पावर है। और जब नहीं चाहिए होता है दे दीजिएगा। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट जो का जो फैसला किया है सवाल से नहीं अध्यादेश के माध्यम से फैसला को निरस्त करे। हमारी मांग हमारा जो अधिकार सूचित उसको शामिल कर, और जब ये काम नहीं होगा तब हम लोग का ये आंदोलन अनवरत उसमें किस किस दल के प्रतिनिधित्व रहे हैं और कौन कौन यहाँ सीतामढ़ी के? देखिए, मोटे तौर पर मैं बताऊं कि इस मानसिक रूप से नैतिक रूप से सभी दल, चूंकि सब राजनीति है भाई, वोट हमारा विरोध करके कोई जिंदा नहीं रहेगा। सर एक बात, आपके भीम आर्मी है, अम्बेडकर मंच है और भी बहुत सारे हैं आपका संगठन, उन लोगों के कौन कौन नेता हैं, उन लोगों का भी नाम तो बताइए। हम भाई देखिए, हम बताए ना मोटे तौर पर, जी सर, भीम आर्मी आप में एक संगठन है और जहाँ साहब है भीम माने भीमराव अम्बेडकर, हम सब भीमराव के अम्बेडकर के संतान हैं। जी सर, हम सब भीमराव अम्बेडकर के संतान हैं, हम सब भीम हैं। भीम आर्मी थोड़े होता है, भीम का नहीं है, भीम संगठन है जहाँ तो इससे कुछ बात नहीं है। जहाँ तक राजनीति का सवाल, वहाँ तक आप बोलिएगा कि हमसे सब राजनीतिक पार्टी, हम राजनीतिक पार्टी से आगे चुनाव होने वाला है, बड़ा चुनाव होता है, हमसे सबको डर है, हमको किसी से डर नहीं। तो जय जगह है हम कि सब आपको समर्थन करेंगे, हम अपना झंडा लगाएंगे, हम अपना बैनर लगाएंगे। हमने सबको कल जोड़कर प्रणाम किया कि भैया मेरे इस आंदोलन में झंडा और बैनर की जरूरत नहीं, हमने मना। इसलिए नैतिक रूप से, तन से, मन से, धन से सब लोग सहयोगी है कि हमने बैनर लगा मना कर दिया। प्रमुख लोग कौन कौन इसमें, इस बंदी में प्रमुख हम किसका नाम ले, सब स्वतः स्फूर्त, हम सब नेता, हमारा कोई नेता नहीं, हम एक एक झंडा उठाने आदमी, कोई नेता नहीं सकता है। सर अब मतलब कार्यक्रम होगा, अगला कदम क्या होगा? अभी एक मसाल जुलूस, कैंडल और कैंडल मार्च के आज हम लोग निकाले हैं, शांतिपूर्ण हुई है। शासन के लोग ने बदमाशी किया है, उस जगह पर हमारे आंदोलनकारी के साथ लाठीचार्ज किया है, कुछ लोग हमारे घायल भी हुए तरीके से, गलत तरीके से फंसाने किया। अभी हम रहे से अभी जब वृत्त लेंगे तब करेंगे आगे क्या करना है, हम लोग टेलीविजन में आपका स्वागत है। सर अपना परिचय दिया जाए पूरा अच्छी तरह से। मैं नागेंद्र कुमार पासवान सीतामढ़ी का वासी हूँ। अभी जो आंदोलन चल रहा है आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, उसका जिला संयोजक। वर्तमान परिस्थिति में और वर्तमान समय में आपने ये जो संघर्ष करने का जो निर्णय लिया वो कैसे लिया सर? ये संघर्ष हमने नहीं किया है, संघर्ष के लिए हमको सरकार ने मजबूर किया है। ये जो केंद्र की सरकार है, जो आरएसएस की नीति पर, उसके रिमोट कंट्रोल पर चलती है, और मोदी जी की जो सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, पिछले चुनाव में उन्होंने नारा दिया था 400 पार। 400 पार का सीधा अर्थ है कि यदि लोकसभा में उसका 2/3 बहुमत आ जाएगा, उसकी नियति है कि हम भारत का जो संविधान है उसको बदल देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए, दुर्भाग्य उसके लिए और सौभाग्य हमारे लिए कि उसको 2/3 बहुमत नहीं आया,
और वो अकेले बीजेपी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंचा। इसलिए वो केंद्र की कमज़ोर सरकार अब दूसरे तरीके से घुमा करके कभी ईडी, कभी सीबीआई और कभी सुप्रीम कोर्ट के बहाने हम लोगों को कमज़ोर करने की नीयत से आज की तारीख में फिर से अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण, जो संविधान के बाबा साहब के आर्टिकल 341 और 42 में संविधान सम्मत मेरा मौलिक अधिकार है, उसको छेड़ने की कोशिश किया है। और इसके बहाने सुप्रीम कोर्ट के बहाने केंद्र की सरकार ने आरक्षण को बदलने की एक थोड़ी सी कोशिश की है। यदि आज की तारीख में हम लोग नहीं समझते हैं तो फिर से हमारा संविधान बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और ये आरक्षण बचाने के लिए हमारा जो दैनैतिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमने आह्वान किया है पूरे भारत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन आज आहूत है। और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ में, उस निर्णय के खिलाफ में देशव्यापी आंदोलन का जो आह्वान हुआ है, उसी आह्वान के तहत सीतामढ़ी में चप्पा चप्पा हर ब्लॉक, हर पंचायत में हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसको शांतिपूर्वक सफल बनाया है। और जितने भी हमारे इस आंदोलन में साथी थे, अब इस सफलता के लिए श्रेय को जाता है। हम उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। सर, आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जो जिसके आप अध्यक्ष हैं सर, इसका गठन कब किया गया? देखिए, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। जब आपको बीमारी होती है तभी ना आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इलाज करवाते हैं। तो आपने बीमारी किया है, पैदा किया है, आरक्षण के कमजोर नस को छेड़ने की कोशिश किया है। ठीक है, जो कभी भी उसको छेड़ा नहीं जा सकता, वो अपरिवर्तनीय है। और आपको बता देते हैं कि सरकार के 3 अंग होता है। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है न्यायपालिका और तीसरा होता है विधायिका। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उस कानून की रक्षा करता है और कार्यपालिका उस कानून के तहत क्रियान्वयन करता है कानून का। आपको मालूम है कि न्यायपालिका से बड़ा होता है विधायिका, संसद कानून बनाता है। और सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को, न्यायपालिका को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जो उसने आर्टिकल को छेड़ा है, ठीक है, वो गलत किया है संविधान को बदलने के लिए। इसीलिए आज हमारे अनुसूचित जाति में आज की तारीख में बिहार की जनगणना हुई, हमारी आबादी है 22%। अभी 1931 आज़ादी के पूर्व का जो जनगणना हुआ था जातिगत, उसके आधार पर हमको महज 15% आरक्षण मिलता है, जबकि हमको मिलना चाहिए 22% जाति जनगणना के आधार पर। तो इसमें भी ये राज्य सरकार कभी कभी दूसरे जाति को घुसा दे, जो गलत है। रोटी है 15 को, खाने वाला हो गया 22 को, अब फिर कहता है कि 2-4 को और घुसा दो। इसमें भी अब हमको फूट डालने की नीयत से, हमारे शक्ति को कमज़ोर करने की नीयत से, हमसे बदला लेने की नीयत से केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है 1 अगस्त को कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में आरक्षण करने की नीयत है कि हम लोग वर्गीकरण करेंगे अनुसूचित जाति में। उसका आरोप है कि हम अनुसूचित जाति के 22 जातियाँ हैं। उसका आरोप है कि महज कुछ जातियाँ लिया है, दूसरी है, चमार है, है, पासी है। 70 में पिछले कमजोर वर्ग का उसको हम कहना चाहते हैं, समर्थन करते हैं। मांझी का संशोधन कितने दिन का है? 35 साल से लगातार वो संसदीय जीवन जीते हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री, ये राज्य का प्रधानमंत्री तक रहे हैं। आज देश में कैबिनेट मंत्री, ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के, आज केंद्र में मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। और कहते हैं क्रीमी लेयर की बात। आज क्रीमी लेयर का मामला ही नहीं। जब क्रीमी लेयर की बात आई तो सारा पार्लियामेंट्रियन
जितना भी संसद का लोग है जी। सब उठ करके चला गया प्रधानमंत्री के यहाँ कि मालिक हमको जी। क्रीमी लेयर से बात करें। क्रीमी लेयर नहीं, जी। हमको वर्गीकरण से मतलब है। और आपको मालूम है जी। ये जो अभी जनगणना हुई है उसमें केवल पासवान और जिसको बोलते हैं रविदास, जी। उसकी आबादी 12% जी। और अभी तक हमको जो युवा में हो जी। या कहीं भी आरक्षण का लाभ महज 10% में, जी सर। आबादी 12% जी। और लाभ अभी तक हम लोग लिए हैं 10%। जी। फिर किस आधार पर कहिएगा कि उसका सारा हम ले लिए हैं? तो मेरा आरक्षण का लाभ क्या ले रहा है? गैर आरक्षित वर्ग। जी। इसलिए कि 50% ओवरऑल आपने कहा कि हमको आरक्षण होगा। जी। जो 50% इंदिरा साहनी केस है सुप्रीम कोर्ट का, जी। जी। उसमें कहा कि हम 50% के बैरिकेटिंग को नहीं तोड़ेंगे। जी। तो फिर किस आधार पर ईडब्ल्यूएस आपने पास कर दिया जो 60% कर दिया? जी। तो जब ईडब्ल्यूएस के तहत आप 50% को बैरिकेटिंग को तोड़ सकते हैं, जी। तो हम जबकि ईडब्ल्यूएस के तहत उसका नाम है ईडब्ल्यूएस, उसमें किसी जाति का नाम नहीं लिखा हुआ, जी। वो है कि आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण। जी। जी। तो आर्थिक आधार से पिछड़ा अगर देते हैं तो उसमें हम भी गरीब हैं, हमारे और लोग भी गरीब हैं, दून, दुसार, मुसहर, पासी, भंगी, मेहतर सब गरीब है, जी। जी। बैकवर्ड्स में भी लोग गरीब है। तो असली आर्थिक आधार पर आरक्षण इनको मिलना चाहिए, जी। जाति आधार पर वो बीबीडब्ल्यू नहीं है। जी। तो पार्लियामेंट में उसका अधिकार चलता है तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि नहीं, ये इसमें केवल 4 जात को मिलेगा। यार नौटंकी है साहब। हम हमारे पूर्वजों के गले में हाड़ी डाला, कमर में झाड़ू बांधा, इतना दिन तक सताया, उसके बाद भी बाबा साहब ने जो हमको संविधान में आरक्षण की सुविधा दिया। आरक्षण का मान समझते क्या होता है? राइट टू रिप्रेजेंटेशन। जी। और ये कब लागू हुआ है, क्यों लागू हुआ जी। मालूम है? ये पूना पैक्ट की देन है। जी। जब पूना पैक्ट 1932 में हुआ इंग्लैंड में, जी। तो उस समय अंग्रेज जब जाने लगा था, सोच ले कि हमको जाना है, जी। तो उसने कहा कि देश की हालत ऐसे करके नहीं जाएंगे, बहुत खराब स्थिति है। जी। तो बुरा ढंग से उसने कहा कि सबको अधिकार मिले। जी। तो उसने गोलमेज कॉन्फ्रेंस किया। जी। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए, जिन्ना गए, जी। महात्मा गांधी गए। जी। 3 बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ, अंतिम बार 32 में हुआ। तो 32 में महात्मा गांधी ने जिन्ना को कहा कि आप आए हो मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जी। बाबा साहब को कहा कि तुम अनुसूचित जाति, उस समय हरिजन बोलते थे, कि हरिजन का प्रतिनिधित्व करने आए हो, ठीक है। जी। जी। तो उसने कहा, जिन्ना के सवाल हो गया कि आप पाकिस्तान डिमांड, उसने साहब ने कहा कि नहीं, मत दो, उनको दोहरे मत का अधिकार। जी। जी। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमको दोहरे मत का अधिकार मिल गया। जी। जब दोहरे मत का अधिकार हो गया, दोहरे मत का समझते हैं? ना, नहीं समझते। जी। जैसे सीतामढ़ी का एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया पार्लियामेंट का, हाँ हाँ। उसमें एक जनरल सीट खड़ा होगा, जैसे देवेश चंद्र ठाकुर आज खड़ा होगा, जी। उसको हम भी वोट करेंगे, हाँ। उसको सारे लोग वोट करेंगे। जी। लेकिन इसी कंस्टिट्यूएंसी से केवल अनुसूचित जाति का लोग खड़ा होगा, जिसको केवल अनुसूचित जाति का लोग ही वोट करेगा। मतलब अनुसूचित जाति के 2 वोट देंगे, उसके 2 नेता होंगे। जी। मतलब गैर अनुसूचित जाति के यहाँ हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन वो हमारे यहाँ वोट मांगने आएंगे। ये अधिकार हमको मिला। इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने अरबदा के जेल में अनशन कर दिया, और उस अनशन को तोड़वाने के शर्त पर बाबा साहब को मजबूर किया कि आप इसको तोड़वाइए। और तब जाकर कहा कि उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। उस समय पूना पैक्ट हुआ, और वो राइट टू जो दोहरे मत का अधिकार है उसको वापस लिया। और उस बदले समाज जो पिछड़ा हुआ है, आर्थिक नहीं, जातिगत हुआ लोग है, उसको में लाने के लिए रिजर्व की गई। रिजर्व को सामाजिक पिछड़ा नहीं, ये जो है ये आर्थिक का कार्यक्रम नहीं। किसी ने कहा कि जितना दिन से पूछा जीता माझी कहा लड़ता, आसमान जमुई कहा लड़ता।
है नहीं लड़ता है सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से, वैशाली से। जी 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 जो मूड़ी पर रखता है आज उसको हाजीपुर में, जमुई में जी और गया में, जी। वही खड़ा हो जाएगा सीतामढ़ी में, तो साला उसकी जमानत जब्त करवा देंगे। जी 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 ये जी। अनुसूचित जाति है, जातिगत भेद है। जी और इसलिए जो अभी आरक्षण का लोग कहता है कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, जी तो मालूम नहीं कि आरक्षण 3 टाइप का होता है, बल्कि 4 टाइप का होता है। जी एक आरक्षण है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जी दूसरा है कि सेवा में, जी तीसरा है शिक्षा में, और जी। चौथा है सेवा का प्रमोशन में, जी सर। नौकरी में, और नौकरी में प्रमोशन में। 4 जी टाइप का आरक्षण है। जी ये जो 10 साल का पीरियड गिनते हैं, जी। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का है कि हर 10 साल पर उसका एक्सटेंशन होता है। जी सर। जी सर। ये सारे चीज को परिदृश्य को देखा, जो पचने नहीं आया, जी तब ये भारत सरकार की ओर से जी। नियत से, और जी। सुप्रीम कोर्ट उसके मुट्ठी में है, काम धर जी। के उठ बैठ करता है। जी। सीजेआई उसका जो वाई चंद्रचूड़ है, जी। सुनते हैं कि बड़ा ईमानदार है, उसका बापो था चीफ जस्टिस, जी। मालूम है कि नहीं। ना। और अभी चीफ जुडिशियरी में, जी सुप्रीम कोर्ट में 90% जी टाइम, जी। 99% केवल ब्राह्मण वहाँ का चीफ जस्टिस हुआ है। जी जी वहाँ वर्गीकरण नजर नहीं आता है, जी वहाँ खानदान नजर नहीं आता है, जी वहाँ रिजर्वेशन नजर नहीं आता है। जी ये कोलोजियम सिस्टम से जाता है। क्या है कोलोजियम सिस्टम जी? क्या है कि बाप जज, बेटा जज, पोता जज, परपोता जज, ये राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र की हत्या कर दी। जी ये क्या मामला है? तो हमने कहा कि रिजर्वेशन खत्म करना है तो सबसे पहले खत्म करो कहाँ? जुडिशियरी में, कि जी। बाप बेटा पोता दादा नाना नानी एक ही वर्ग का हो रहा है। जी वहाँ कहीं लाते हो, वहाँ कहीं वर्गीकरण करते हो। जी जो हमारा यहाँ गरीब आदमी को मिलता है, कह देगा कि आज नागिंदर पासवान किसी जॉब में चला गया तो उसके बेटा को नहीं मिलेगा। नहीं है जी। जी ना। EWS लाया, EWS का मानक कितना है? 8 लाख। जी 8 लाख वाला गरीब हो जाएगा, जी हम लोग जो है 3 लाख वाला धनिक होगा। ये कौन तरीका है? तो इसके खिलाफ में ओवरऑल जो आरक्षण को छेड़ने की कोशिश किया है, आरक्षण समाप्त करने की कोशिश किया है, हमने आपस में बांटने की कोशिश किया है केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है कि हम लोग, ठीक है, इस आरक्षण को बचाने के लिए, यथास्थिति कायम करने के लिए हमने मांग किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट का सुनिए। जब लोअर कोर्ट में आदमी केस हारता है कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट हारता है कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में। एक सवाल मैं पूछता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में केस हारेगा कहाँ जाएगा? संविधान पीठ में। संविधान पीठ क्या होता है जी? तो आपका ये होता है।